नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP। अब तक इसके बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर लिए होंगे आप लोग, लेकिन क्या थ्योरेटिकली ये पॉलिसी जैसी दिखती है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने के बाद वैसे ही दिखेगी? इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे? गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में 6% GDP का एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने को कहा है, क्या सफिशिएंट है? और दूसरे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कितने % GDP के एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाता है? इस पॉलिसीज में डिमेरिट्स क्या हैं और ये इंप्लीमेंट कब तक होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस पॉलिसी का जो सबसे मेजर चेंजमेंट है वो ये कि 10+2 पैटर्न को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5 यानी कि शुरुआती के वो 5 साल नर्सरी, LKG, UKG क्लास फर्स्ट और सेकंड को फाउंडेशनल कहा गया है। नेक्स्ट 3 इयर्स को यानी कि क्लास थर्ड से 5th को प्रिपरेटरी कहा गया है और नेक्स्ट 3 इयर्स को यानी क्लास 6 से क्लास 8th को मिडिल कहा गया है और नेक्स्ट 4 इयर्स को यानी क्लास 9 से क्लास 12th को सेकेंडरी कहा गया है। जो दूसरा सबसे मेजर चेंजमेंट है वो ये कि ग्रेजुएशन में किसी भी ईयर ड्रॉप करने का सर्टिफिकेट के साथ एक ऑप्शन मिलता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चेंजमेंट है वो ये कि मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन है, यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ साथ कॉमर्स का भी सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ साथ बायो का या फिर साइंस का या फिर आर्ट्स का ही कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन अगर बात करें ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन की, तो अभी के समय में हमारे देश में 30 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ 80 लाख टीचर ही अवेलेबल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर्स की संख्या कितनी कम है हमारे देश में। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां पर अगर मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है तो बायो स्ट्रीम वहां पे होता ही नहीं है, या फिर अगर कॉमर्स की पढ़ाई होती है तो वहां पर मैथमेटिक्स होता ही नहीं है। ऐसे में ये इंप्लीमेंट होने के बाद ग्राउंड पर क्या होगा आप उसका इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों मेरी राय में यहां पर सिर्फ पैटर्न चेंज होगा, लेवल वही होगा पढ़ाई का। किसी पॉलिसी को हम कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर उसकी फंडिंग अच्छी नहीं है तो उस पॉलिसी को अच्छे होने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इस पॉलिसी में फंडिंग के बारे में लगभग GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च करने की बात की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1968 से जितनी बार भी एजुकेशन की पॉलिसी बनी है, हर पॉलिसी में यही कहा गया है कि एजुकेशन पे 6% GDP का खर्च करने का टारगेट रहता है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 3% पर ही पहुंच पाए हैं। दोस्तों पिछले साल यानी 2019 में GDP का 3.1% खर्च किया गया था एजुकेशन पे। ऐसे बहुत से देश हैं जो एजुकेशन को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि 12% तक अपने GDP का सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करते हैं। जैसे कि क्यूबा एक देश है जहां पर 12.9% उस देश के GDP का सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। नेपाल जैसे देश में भी 5.2% उस देश के GDP का सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। दोस्तों ये कैसे हो पाएगा? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन सिर्फ यही है कि इसका एक नियम होना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जैसे मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के, वो भी ये कहे हैं कि अगर एजुकेशन को वाकई हम सुधारना चाहते हैं तो एक ऐसा नियम होना चाहिए जिसमें कम से कम हम GDP का 6% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च कर सकें। तभी इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जैसा हम सोचते हैं। अगर आप एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं तो आप सबसे पहले फंडिंग को लेकर कानून बनाओ। बहुत हो गया 1966 से बात करते करते पॉलिसी में। अगर हमारे देश में फिस्कल डिफिसिट को लेकर कानून हो सकता है, अगर ये तय हो सकता है कि देश का राजकोषीय घाटा इससे कम नहीं होगा, तो फिर एजुकेशन बजट को लेकर भी कानून हो सकता है। अगर आप एजुकेशन की मतलब आप सरकार का घाटा कितना होगा इसको तय कर सकते हैं कानून बना के कि इससे नीचे का घाटा नहीं करने देंगे। तो आप एजुकेशन का बजट का कानून क्यों नहीं बना देते? इस पॉलिसी में लिखने से बजट नहीं आएगा। आपको बजट का कानून बनाना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य सरकार सब की सब 6% ऑफ GDP एजुकेशन बजट पे कम से कम खर्च करेंगी। ये मैंडेटरी होगा देश में। जब तक ये कानून नहीं बनाओगे, इस पॉलिसी में लिखी हुई बातें ख्याली पुलाव हैं। वैसे तो इस पॉलिसी को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट का असेसमेंट उसके टीचर और उसके कॉलीग्स के अलावा उसको खुद भी उसका असेसमेंट करना होगा, यानी कि सेल्फ असेसमेंट की बात की गई है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी कोई स्टूडेंट, क्यों ना वो कितना वीक हो, कभी खुद को खराब नंबर देगा? दोस्तों मेरे राय में तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बड़ी डिमेरिट ये है कि इस पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज को प्रमोट करने की बात की गई है। वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट वोकेशनल कोर्सेज में बैचलर की डिग्री लिया है
तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि आप ग्रेजुएट तो हैं, यानी उसके पास बैचलर की डिग्री है, तो उसे ये कहा जाएगा कि आप ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन वो वाले ग्रेजुएट नहीं है जिसको हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। आप वो वाले ग्रेजुएट नहीं है जो यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों, ये सोचने में, सुनने में कितना रेडिकुलस है। तो फिर हम प्रमोट ही क्यों कर रहे हैं उसको? यही सबसे मेन कारण है कि लोग उसमें जाते ही नहीं हैं। और तीसरी सबसे बड़ी डिमेरिटी है कि इस पॉलिसी के अंदर इंस्टीट्यूट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर कई कोर्सेज चलेंगे। जैसे कि हमारे देश में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए फेमस है, जैसे आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, आईआईएम बिजनेस के कोर्सेज के लिए फेमस है, एफटीआई यानी फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए फेमस है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आईआईटी के अंदर एक्टिंग कराना शुरू कर दिया जाए, या फिर आईआईएम के अंदर इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, या फिर फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैनेजमेंट के कोर्स कराने शुरू कर दिया जाए, तो सोचिए कितना रेडिकुलस होगा। हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि साहब मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, MDHEI, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। और ये कह रहे हैं कि देश के सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बना देंगे। आज का मॉडल क्या है ये समझ लीजिए। आज का मॉडल है, एक तरफ हमारे सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बनारस यूनिवर्सिटी और देश की बहुत तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IP यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ है। उसमें MBA भी कराते हो, इंजीनियरिंग भी कराते हो, इकोनॉमिक्स में भी कराते हो, बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स के कोर्स भी कराते हो सब। आज लेकिन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, DTU भी है, IIT भी है। अब आप क्या कह रहे हो? देश के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे, मैंडेटरी। यहां भूल कर रही है पॉलिसी। दोनों चीजों की जरूरत है, मल्टी डिसिप्लिनरी की भी जरूरत है। आप मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को और रिच करो, उनकी संख्या बढ़ाओ, लेकिन ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है, इनको बर्बाद मत करो। आप कह रहे हो कि IITs में तो हम एक्टिंग भी सिखाएंगे और FTII में इंजीनियर भी पैदा करेंगे, ये कैसे होगा? दोस्तों, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट स्कूल को सुधारने के लिए कोई बात नहीं कही गई है। हमारे देश में सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है और प्राइवेट स्कूल कितना फीस लेते हैं, इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमारे देश में किसी मिडिल क्लास फैमिली को प्राइवेट स्कूल में 2 बच्चों को पढ़ाना हो तो वो किन किन सिचुएशंस को फेस करते हैं, इस बात को भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, मेरी राय में इस पॉलिसी में गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए और गवर्नमेंट स्कूल के नंबर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कोई बहुत अच्छा पॉलिसी लाना चाहिए था, और प्राइवेट स्कूल के नंबर को और फीस को कंट्रोल करने के लिए कुछ अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात, जो लोग ये सोचकर परेशान हैं कि इसको इम्प्लीमेंट होने से अचानक क्या बदलाव आएंगे, उन लोगों को ये बता दें कि इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि 2022-23 वाले सेशन में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। बल्कि मैं तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि 2040 तक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है इसको इम्प्लीमेंट करने का। खैर, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लियर डेट नहीं बताया है कि ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा। मेरी राय में इसको कम से कम इम्प्लीमेंट होने में 2 सेशन लगेंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने से पहले अपर हाउस और लोअर हाउस की मेजॉरिटी क्रॉस करनी होगी। एक लॉ बनेगा, उस लॉ को इम्प्लीमेंट होने से पहले जो टीचर हैं उनको इस पॉलिसी के अनुसार ट्रेन करना होगा, फिर जाकर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।